तो सबसे पहले हम सीखेंगे रेंजिंग क्या होती है, ये हमने सीख लिया आदि। तो रेंजिंग का मतलब होता है मैम इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना दो स्टेशंस के बीच में। इससे फायदा क्या होता है हमें मैम, ये की फायदा है कि हम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं। ये हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके हमें चेन को बिछाना कैसे है ग्राउंड पर कि एक सीधी लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस मेजर हो। तो रेंजिंग इज इफ द लाइन टू बी सर्वे इज लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ चेन, यानी कि 20 मीटर से ज्यादा लेंथ मुझे अगर मेजर करनी है ग्राउंड पर तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने ही पड़ेंगे। अब उस प्रोसेस को हमने प्रोसेस पहले डेफिनेशन लिख ली है, वैसे मैंने पहले भी लिख दी है। तो प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, तो प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग intermediate points, process of locating intermediate points on the length of line is known as ranging, है ना। ये सबको समझ आ गई। अब मैं आपको टाइप ऑफ रेंजिंग पढ़ाऊंगी, इज नोन एज रेंजिंग। अब दो तरह की रेंजिंग हम पढ़ेंगे। सबसे पहली आएगी डायरेक्ट रेंजिंग, फिर आएगी इनडायरेक्ट रेंजिंग। दो तरह की रेंजिंग पढ़ेंगे, पहले आएगी डायरेक्ट रेंजिंग, फिर आएगी इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब है जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैम मुझे ए और बी स्टेशन के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने हैं। क्या इस डायग्राम में आपको ए और बी के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, कोई हिल दिख रही है या कोई बिल्डिंग नजर आ रही है? नहीं। जब मैं ए पर खड़ी हूं तो मुझे बी स्टेशन दिखाई दे रहा है, जब मैं बी पर हूं तो मुझे ए स्टेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि बोथ स्टेशंस आर इंटरविजिबल। इंटरविजिबल का मतलब एक से दूसरा दिख रहा है, दूसरे से पहला दिख रहा है। तो अगर इस कंडीशन में हम रेंजिंग करते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। क्या बोला मैंने? बोथ स्टेशंस ए एंड बी आर इंटरविजिबल, इनविजिबल नहीं बोला, इंटरविजिबल, एक से दूसरा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग कब करोगे? when both the stations are intervisible, then the ranging is known as direct ranging। उस रेंजिंग को क्या बोलते हैं जो अभी तक हमने सीखी? known as डायरेक्ट रेंजिंग। जो अभी तक हमने सीखी वो थी डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मुझे डायरेक्ट रेंजिंग करनी है मिनिमम नंबर ऑफ सर्वेयर कितने रिक्वायर है? स्टैंडर्ड रेंजिंग को करने का तरीका रेंजिंग रोड की हेल्प से ही होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड तरीके को ही रेफरेंस मानिए, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको डायरेक्ट रेंजिंग करने के लिए? अकेले तनहा वाला केस छोड़ दीजिए, उसमें हमें ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब मुझे अगर रेंजिंग रोड की हेल्प से रेंजिंग करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ सर्वेयर कितने रिक्वायर है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो मिनिमम टू सर्वेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रेंजिंग। दो लोग चाहिए, एक यहां से देखेगा रेंजिंग रोड को रेफरेंस मानकर, आगे वाले को गाइड करेगा लेफ्ट या राइट जाने के लिए। तो मिनिमम 2 सर्वेयर चाहिए होते हैं। तो यहां आप याद रखना, ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इतना ही था ये टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग कब करेंगे? इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे व्हेन बोथ द स्टेशंस आर नॉट इंटरविजिबल, यानी कि ए से बी नहीं दिखाई दे रहा और बी से ए नहीं दिखाई दे रहा। आप ये साइड व्यू देख रहे हो और आपको साइड व्यू में ऐसे दिख रहा है, एक ए स्टेशन इधर है, बी स्टेशन इधर है और बीच में हिल आ गई। तो इसका मतलब पहाड़ या हिल इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेंजिंग। रेंजिंग के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। इफ बोथ द स्टेशंस आर नॉट इंटरविजिबल, तो उस केस में जो रेंजिंग की जाती है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग। इसी को ही क्या बोलेंगे? अब लेवलिंग में अलग टर्म होती है, ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले, रेसिप्रोकल लेवलिंग अलग है। तो रेसिप्रोकल रेंजिंग समझ आया आपको क्या होता है? व्हेन द बोथ द स्टेशंस आर नॉट इंटरविजिबल। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई इंटरवेनिंग ग्राउंड और ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन देम, या तो दूरी बहुत ज्यादा है या दोनों के बीच में हाई ग्राउंड है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हिल। अब ये हिल आ रही है, मुझे पता कैसे चलेगा? हम ना कॉन्टूर्स चैप्टर पढ़ेंगे। अब ये कॉन्टूर्स चैप्टर जब पढ़ेंगे, अभी मत पूछना, आगे आकर समझ आ जाएगा। जब आप कॉन्टूर मैप बनाओगे, ये कॉन्टूर मैप है। अब मैं बोल रही हूँ मुझे ए और बी के बीच में लाइन की लेंथ मेजर करनी है। मुझे कैसे पता पहले तो ये हिल है या वैली है? तो मैंने उसके लिए यहाँ पर 120, 100 और 80 ऐसे मैंने आरएल की वैल्यू लिख ली। जिसे इसका जीरो आइडिया है आप इसको जीरो पर ही रखिए, अभी समझने की कोशिश ना कीजिए। जिन्हें पढ़ा हुआ है उनको ये समझ आ रहा होगा। तो अब अगर ये मैप है
तो आपको मैप देख के समझ आ गया हिल है, तो इसका मतलब मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है और ये हिल मुझे ऐसे दिखाई देगी 3D में। तो अब मैं कैसे मेजर करूंगी, इसका प्रोसीजर कोई नहीं पूछता, लेकिन स्टिल मैं आपको इसके प्रोसीजर का एक छोटा सा आइडिया देने वाली हूँ इसकी हेल्प से। सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, किसी ने लिखना नहीं है, अगर कोई लिख रहा है अभी कुछ, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो क्या करना है, ये एक हिल है मान लो, ठीक है। आपने एक रेंजिंग रोड कहाँ रख दी, एक रेंजिंग रोड ए स्टेशन पे रख दी, एक रेंजिंग रोड आपने बी स्टेशन पे फिक्स कर दी, जिन दो के बीच में आपने इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक स्टेशन अपनी मर्जी से बीच में कहीं चुना जिसको हमने सी नाम दे दिया, अपनी मर्जी से एक सी स्टेशन चुना, इस तरीके से चुना कि इस सी स्टेशन पर जो पर्सन खड़ा है उसको बी दिखाई दे, दूसरी तरफ वाला स्टेशन दिखाई दे, यानी कि सी पे जो सर्वेयर है उसको सामने बी वाला दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक और स्टेशन बीच में चुना जिसको डी नाम दिया, तो इस डी पर जो सर्वेयर खड़ा है उसको ए वाला क्लियर दिखाई दे। तो हमें जब भी इनडायरेक्ट रेसिप्रोकल रेंजिंग करनी है, बीच में मुझे कम से कम 2 स्टेशन सेलेक्ट करने हैं। अब 2 स्टेशन मैंने इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि अगर ये एक हिल है, ये ए था, ये बी था, तो यहाँ पर अगर सी है, मैम एक सर्वेयर सी पर रेंजिंग रोड लेकर खड़ा है, उसको बी वाली रेंजिंग रोड क्लियर दिखनी चाहिए। जो आपका डी पर इसको नाम डी दिया था ना, डी पर जो सर्वेयर रेंजिंग रोड लेकर खड़ा है उसको ए दिखनी चाहिए। तो इन दोनों को आमने सामने ये लोग तो दिख ही रहे होंगे, है ना। अब क्या है मैम, सी पर जो है, सी वाला सर्वेयर क्या करेगा, ये अपनी रेंजिंग रोड को देखेगा और वो कोशिश करेगा अपनी रेंजिंग रोड को बी के बिल्कुल सामने लाने की। तो ये क्या करेगा, सी को देखेगा और बी वाली को देखेगा। अब ये डी वाले को बोलेगा कि तू लेफ्ट या राइट इस तरीके से आ कि तीनों सेम लाइन पर आ जाए। तो इस वाले डायग्राम में देखो, सी वाले का काम क्या है, डी को बी के साथ सीधी लाइन में लाना, तो डी को बोलेगा लेफ्ट या राइट मूव होने को। तो उसी तरीके से डी वाला जो है वो सी को बोलेगा, इन दोनों का काम एक दूसरे के साथ है। सी वाला बोलेगा तू लेफ्ट या राइट मूव हो, तो सी ने रेफरेंस लाना है बी वाली रेंजिंग रोड को, डी ने रेफरेंस लाना है ए वाली को। कोई प्रोसीजर नहीं पूछेगा, इसलिए कोई टेंशन ना लीजिए प्रोसीजर का। क्वेश्चन क्या आता है, मिनिमम नंबर ऑफ सर्वेयर कितने रिक्वायर हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग करने के लिए, कितने लोगों की जरूरत है। तो यहां पर ए और बी पर जो लोग खड़े हैं इनका कोई काम नहीं है, यहां खाली हम रेंजिंग रोड भी रख सकते हैं, यहां भी और यहां भी, इनका कोई काम नहीं है। तो अगर वो पूछेगा मिनिमम कितने लोग चाहिए, मैम 2, मैक्सिमम जितने मर्जी भेज दो, आपके काम में मदद कर देंगे वो, 2 थक जाएंगे तो 2 काम कर लेंगे। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए बस, 4 नहीं चाहिए। ए और बी वाले का कोई काम नहीं है, वो बस रेंजिंग रोड लेकर खड़ा है। तो आप अगर रेंजिंग रोड को किसी तरीके से फिक्स कर देते हो तो हमें नहीं कोई जरूरत किसी और की, तो 2 रेंजिंग रोड लगा दीजिए, 2 सर्वेयर चाहिए। तो बस ये क्वेश्चन पेपर के लिए याद रखिएगा, इससे ज्यादा हम इसके बारे में नहीं सीखेंगे, वो ओवर हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को हम नोट करके लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, प्रोसीजर नहीं पूछते आपसे एग्जाम में। सो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम 2 सर्वेयर, मिनिमम 2 सर्वेयर आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 सर्वेयर आर रिक्वायर्ड फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग। अगर इनडायरेक्ट रेंजिंग करनी है तो मिनिमम आपको कितने सर्वेयर की रिक्वायरमेंट है, 2 की। रेंजिंग रोड चाहे 4 चाहिए, सर्वेयर हमें 2 चाहिए, 4 रेंजिंग रोड चाहिए ताकि हम रेफरेंस पॉइंट्स भी कंसीडर कर सके। कोई डाउट किसी को इनडायरेक्ट रेंजिंग में और डायरेक्ट रेंजिंग में, बताइएगा। अब यहाँ ना एक टेबल आता है, इस टेबल को तो मैं अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगी कि अब आपको खुद याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कोई ज्यादा हेल्प कर नहीं पाऊंगी, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ही बना सकते हैं। अब जब मैं रेंजिंग कर रही हूँ तो मैं दूसरे को आवाज लगा के नहीं बोलूंगी कि तू लेफ्ट मूव हो या राइट मूव हो, हम प्रोफेशनली काम करेंगे अब साइट पर, या उसको ऐसे जोर से चीख कर नहीं बोलेंगे इधर जा उधर जा, जैसे आप कॉलेज में करते थे। अब आपको यहाँ पर हैंड सिग्नल्स का यूज करना है। हैंड सिग्नल्स मतलब अगर मैं चाहती हूँ आपको लेफ्ट साइड जाने को बोलना, ऐसे बोलना है आप थोड़ा लेफ्ट जाइए ताकि रेंजिंग रोड सीधी लाइन में आ जाए, तो मैं आपको हैंड सिग्नल से वो चीज समझाऊंगी। और इससे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। 2 टेबल आएंगे हैंड सिग्नल के, एक रेंजिंग के प्रोसेस में, एक लेवलिंग के प्रोसेस में। तो पहला ये आ गया और दूसरा हम लेवलिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मैं एक ही एग्जांपल बता रही हूँ, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आपके एसएससी जेईई 2024 में, बोथ हैंड्स अबव हैंड एंड देन ब्रॉट डाउन। अगर मैं सर्वेयर हूं और मैं आपको हैंड सिग्नल क्या दे रही हूं, मैंने दोनों हैंड्स अप किए और मैं उसको धीरे 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 नीचे लेकर आ रही हूँ, इसका मतलब अपनी रेंजिंग रोड को यहीं फिक्स कर दो। तो इसका मतलब आपकी पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है, ना लेफ्ट जाना ना राइट जाना, सीधा फिक्स कर दो। अगर मैं कोई और आपको सिग्नल दे रही हूँ, जैसे रैपिड स्वीप विद राइट हैंड, मैं राइट हैंड से ऐसे आपको इशारा दे रही हूँ, तो इसका मतलब है मूव कंसिडरेबली टू द राइट, यानी कि आप राइट साइड की तरफ मूव होइए फास्ट।
अब अगर मैं लेफ्ट हैंड से इशारा दे रही हूँ तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। ये आप पर छोड़ा है, याद करना पड़ेगा। अब इशारे करके भी समझाऊंगी तब भी नहीं याद रहेगा। तो ये अपने आप वाला काम है, लेकिन मैंने बता दिया ये एग्जाम में आता है। आप में से कोई भी स्टूडेंट इसको छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे आप आरआरबी के लिए जा रहे हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ठीक है। और एसएससी वाले तो छोड़ ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है।